अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें एक शौक़ बहुत कॉमनली पाया जाता है और वो है ट्रैवलिंग का। अब ट्रैवलिंग चाहे आपका सिटी टू सिटी हो, कंट्री टू कंट्री हो, या इवन के सिंपल आप घर से बाहर भी कहीं चले जाते हैं ना, आपका माइंड बड़ा रिफ़्रेश हो जाता है। और जिसे कहते हैं कि आपको एक अलग हवा जब मिलती है तो एक अलग सोच मिलती है। फिर जब हम दूसरे ममालिक जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, हमें वहाँ का कल्चर, वहाँ के खाने, वहाँ के लोगों के तौर तरीके, वहाँ की रिवायती चीज़ें, बहुत सारी जानकारी हासिल होती है। तो ट्रैवलिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर सब लोग जब भी ट्रैवल करते हैं बहुत खुश होते हैं। जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं उन्हें तो आइडिया होता है कि क्या चीज़ करनी चाहिए ट्रैवलिंग से पहले, अपने सूटकेस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाजमी रखनी चाहिए, जा कहाँ रहें, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, कौन से ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो साथ रखने। लेकिन जो लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते उनको बाज़ दफ़ा काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो आज हमने सोचा तमाम ट्रैवलिंग करने वालों के लिए, ट्रैवलर्स के लिए शो करते हैं और कुछ डूज़ एंड डोंट्स बिफ़ोर ट्रैवलिंग के हवाले से भी बात करेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना किसी ऐसे को बुलाया जाए जो अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी भी रन कर रहे हैं और इनसे ज़रा जानकारी हासिल करें, क्योंकि ये लोग ख़ुद भी ट्रैवल करते हैं, प्लस इनके पास बेशुमार ऐसे लोग आते हैं जो ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं और अच्छा फ़ीडबैक भी इनको देते रहते हैं। तो आइए जी, हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बिलाल सुमरो साहब से, जो कि को-फाउंडर एंड डायरेक्टर मार्केटिंग है इवेंटिका ट्रैवल्स के। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आइए जी, तशरीफ़ रखिए। इवेंटिका ट्रैवल्स, भाई ज़बरदस्त नाम है। सबसे पहले तो मुझे बताइए इसका मतलब क्या है इवेंटिका का? बेसिकली वे बैक इन 2018 हमने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाने का सोचा था और इसीलिए इवेंट से इवेंटिका निकाला था। अच्छा। तो फिर हमने जब ये स्टार्ट किया तो हमें कुछ 4-5 महीनों में रियलाइज़ हो गया कि हम लोग इवेंट मैनेजमेंट का काम उस तरीके से नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं था हमें आता नहीं था, बट ऑब्वियसली पीआर उस लेवल पे नहीं थी। अब पता है लोग इवेंट देते हुए फिर ये सोचते हैं कि हमारी बेइज्जती ना करा दें। हाँ, ये है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। हाँ, फिर हमने एक ट्रिप कराया गोरख हिल स्टेशन का। अच्छा। तो हमें बड़ा आइडिया हुआ कि पाकिस्तान में तो ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वाह। तो फिर जो वहाँ से कारवान शुरू किया। अच्छा, तो कितने साल हो गए इवेंटिका ट्रैवल्स को? अराउंड 6 to 7 ईयर्स हो गए। और ज़्यादातर आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक ट्रैवलिंग का ज़्यादा फोकस जी, है। एक्चुअली हम लोग खुद भी घूमने फिरने का शौक रखते थे। I'm sure ऐसे लोग ही चला सकते हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट लाइफ में थे उस टाइम। हाँ। तो इतने पैसे नहीं होते थे, अगर इंटरनेशनल घूमते तो शायद फिर इंटरनेशनल वाली हम पूरा एक सिस्टम बनाते। बट ये है कि हम डोमेस्टिक घूमते थे तो हमें बड़ा शौक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर ये सोचा कि ये ग्रोइंग फील्ड है, व्हाई नॉट इस पे मेहनत कर। पार्ट टाइम स्टार्ट किया, बट इवेंचुअली ये है कि फिर हमने इसको फुल टाइम परसू कर लिया। अच्छा, तो आप अकेले हैं और भी लोग हैं इसमें? नहीं, मेरे इसमें हम टोटल 4 पार्टनर्स हैं और सब माशाल्लाह बचपन के दोस्त हैं। अच्छा। और अब हम ये है कि मैं बाय खुद एजुकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा। मेरे 2 पार्टनर MBBS डॉक्टर्स हैं। सही है। और एक पार्टनर हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पर हम ऑल टुगेदर ये फुल टाइम कंपनी चलाते हैं। ओह वाओ। अच्छा, आप क्या मुख्तलिफ पैकेजेस वगैरह, डील्स वगैरह देते हैं लोगों को? ग्रुप की ट्रैवलिंग भी होती है? एक्चुअली बिल्कुल, हमने हर किस्म के क्लाइंट को केटर किया है, क्योंकि ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम हर बंदे को एक्सपीरियंस दे सके कि वो अपने पाकिस्तान जाके अपने पहाड़, हमारे बीचेस और सारी हमारा कल्चर, ये सारा कुछ देखे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम यहाँ तो हाई एंड पैकेजेस निकालते हैं या बिल्कुल लो एंड निकालते हैं। तो हम ऑब्वियसली हर किस्म के क्लाइंट को केटर कर रहे हैं, भले वो स्टूडेंट हो तो उनके लिए ग्रुप टूर्स हैं, प्रोफेशनल्स हो वो भी ग्रुप टूर्स में जाते हैं। अगर हाई एंड पैकेजेस हैं, क्लाइंट अगर चाहते हैं तो उनको हम ऑब्वियसली 5 स्टार 4 स्टार पैकेजेस भी देते हैं। और वो भी मेरे ख्याल से बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि किस तरीके का, जो जैसा एज ग्रुप का है या जैसा कमाता है वो ऑब्वियसली वैसी चीज़ डिमांड करता है। फिर आप सारा प्लान करते हैं। कोई ऐसी जगह जो आपने खुद एक्सप्लोर की इवेंटिका ट्रैवल्स के बाद ही?
कि पाकिस्तान की ये जगह तो बड़ी हसीन निकली? बहुत सारी जगहें इवेंटिका के बाद ही एक्सप्लोर की। अच्छा। इवेंटिका से पहले तो वही रिवायती जगहों पे ही गए थे, मरी, नथिया सही गली, है। यस हुंजा गए थे और फेरी मेडोज गए थे। अच्छा। तो वहाँ से समझ आया कि हमारा पाकिस्तान है कितना खूबसूरत। बहुत खूबसूरत तो उसके बाद तो जब वो कंपनी फॉर्म की तो फिर तो पता नहीं कहाँ कहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो चारों सूबों के चारों सूबे, उसके अलावा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जगह है जो हमने छोड़ी होगी। अच्छा। यस ऑल्दो हमने ट्रैकिंग वाले ट्रिप्स इतने नहीं किए। अच्छा, ठीक है। तो बट ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहें घूमी है। और फिर सीज़न के हिसाब से ये सारी जगहें बड़ी मुख्तलिफ भी हो जाती हैं। 100% पाकिस्तान पूरी दुनिया में यही नुमाया हैसियत रखता है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे सीजन्स हैं। सब। अगर किसी को विंटर में स्नोफॉल देखनी तो स्नोफॉल देखे, समर्स में लश ग्रीन मेडोज देखने तो वो समर्स में जाए, किसी को येलो लीव्स या ऑरेंज लीव्स में इंटरेस्ट है तो ऑटम जाके देखे, ऑटम किसी को पिंक लीव्स या पर्पल लीव्स में इंटरेस्ट है तो चेरी ब्लॉसम सीजन में जाए। अच्छा, अगर हम ये 4 सीज़न की बात करें, हम फिर डूज एंड डोंट्स पे बाद में आएंगे कि ट्रैवलिंग से पहले क्या चीज़ें लेकर जानी चाहिए, उस पर भी आपको काफ़ी जो है वो नो हाउ होगा। 4 सीजन जैसे विंटर्स, समर्स, ऑटम एंड स्प्रिंग, Yes. इसमें कौन सी ऐसी जगहें हैं पाकिस्तान की, अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में कौन सी जगहें जाकर अभी देख लेनी चाहिए? अच्छा है। देखिए विंटर्स में अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो होता है स्नो देखना। ठीक है। ठीक है। और विंटर्स में क्योंकि आपको पता है एक्सट्रीम सर्दी की वजह से लोग प्रेफर ये नहीं करते कि लंबे लंबे रास्तों पे जाएं और टोटल टाइम ट्रैवलिंग में लगाएं। तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम उनको शॉर्ट टाइम में एक ऐसी जगह लेके जाएं जिनको स्नो, क्योंकि पर्पस क्या है उस टाइम देखना है स्नो, भले वो हुंजा जाके देखें, भले वो सवात जाके देखें, भले वो यहाँ पे बर्फ मिलेगी ही मिलेगी। तो हर जगह बर्फ तो मिलती है। तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है हम उनको वो पैकेज बताएं जहाँ एक तो फैसिलिटीज़ होटल्स की अच्छी हों, रोड्स बेहतर हों, ताकि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी इंश्योर करें। तो मेरे हिसाब से विंटर्स में अगर नॉर्दर्न एरियाज जाना है तो सबसे आइडियल होता है सवात साइड। अच्छा, शुगरान ये साइड। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सब सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। इस वक्त तो देखें इस टाइम तो लोग हुंजा भी जा रहे हैं, स्कर्दू भी जा रहे हैं, कश्मीर भी जा रहे हैं। तो हम ये है कि अब जैसे विंटर्स स्टार्ट हुआ है तो ये है कि स्लो स्लो हम इसको उन जगहों पे ले आएंगे जहाँ के रोड एक्सेस आसान हो और लोग इजीली। और हम आपको ये भी चीज़ बताएं कि हमारा जो बेस स्टेशन है ना, मतलब कोई भी बंदा पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी नॉर्दर्न एरिया जाना चाहता है तो हमारा बेस स्टेशन इस्लामाबाद है। अच्छा, तो हर बंदे को इस्लामाबाद पहुँचना है। ओके। हाँ, अब जैसे हम कराची से जा रहे हैं, कोई ग्रुप पैकेज लिया हमने, तो फिर हमें इस्लामाबाद जाना है एंड देन वहाँ से हम आगे देखिए जाएंगे। वो अगर कम्यूट का लोग हमें कहते हैं तो हम उनको फ्लाइट की टिकट्स, बस की टिकट्स, ट्रेन की टिकट, जो जिसका जैसा बजट है उस अकॉर्डिंगली हम बुक करा देते हैं और कराते हैं इस्लामाबाद की हैं। अच्छा, सही है। अच्छा जी, ये तो हो गया विंटर्स का। अब समर्स में कौन से ऐसे इलाके हैं जो हमें जाकर देखने चाहिए जो कि ज़्यादा उनकी खूबसूरती एनहांस करेंगे? देखिए समर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है कश्मीर, लश ग्रीन मेडोज अगर देखने हैं तो इसके साथ साथ लोग हुंजा जाते हैं, स्कर्दू जाते हैं, क्योंकि समर्स में जो हमारी मेन स्ट्रीम लोकेशन है नारान, कागान, बाबूसर टॉप, वो खुली भी होती है। ये कौन सा मंथ है कि हम नारान, कागान, कश्मीर वाली साइड हम ट्रैवल करें? कौन से मंथ? देखिए कश्मीर ऑल्दो आप तो ट्रैवल हर टाइम कर सकते हैं, बट जो नारान, कागान, बाबूसर टॉप वाला रूट है वो स्पेसिफिकली जून से स्टार्ट जो होता है तो अक्टूबर एंड तक चलता अच्छा, है। तो इसके बाद या इससे पहले वो बंद होता है क्योंकि वो इतनी हाइट पे है और वो बर्फ़ इतनी होती है, कोई 10-10, 15-15 फुट होती है कि वो फिर एक्सेसिबल नहीं होता। वो ऐसा होता है। अच्छा, और ऑटम, वो ऑरेंज वाले लीव्स अगर देखने हो तो कहाँ जाना चाहिए और कौन से सीज़न में जाना चाहिए? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। आ जाएं जी, वेलकम बैक। बिलाल सुमरो साहब हमारे साथ हैं, इवेंटिका ट्रैवल्स के को फाउंडर एंड डायरेक्टर मार्केटिंग यहाँ पर है। हम ज़रा इनसे ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं और क्योंकि लोग ये वाले सीज़न में ट्रैवल करना पसंद भी करते हैं, कुछ छुट्टियाँ भी आई हुई होती हैं, बच्चे भी फ्री होते हैं, स्कूल्स बंद होते हैं। हम ऑटम की बात कर रहे थे। ऑटम में अगर हमने वो ऑरेंज लीव्स, पतझड़ देखना है तो कहाँ जाएँ? और मौसम वो स्पैन भी बता दीजिएगा कि किस मंथ से ऑटम स्टार्ट होता है? देखिए सबसे पहले सवाल का जवाब कि ऑटम अगर देखना है तो सबसे खूबसूरत होता है स्कर्दू एंड हुंजा। जो हमारी गिलगित बल्तिस्तान के जो रीजन्स हैं, यहाँ ऑटम ऐसा होता है जो हम फिल्मों में देखते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल वही मेस्मराइजिंग व्यूज़
और हर जगह आपको ऑरेंज येलो लीव्स ही लीव्स मिलते हैं। और जहाँ तक बात रही कि कौन से मंथ्स में ट्रैवल होता है, तो इसके लिए सबसे आइडियल टाइम होता है अक्टूबर लास्ट वीक से लेके नवंबर के मिड तक। ये मतलब पीक ऑटम जो होता है हमारा इस टाइम होता है। आना तो शुरू अक्टूबर से ही शुरू हो जाता है, स्टार्ट से, बट जो पीक होता है वो अक्टूबर अगस्त सितंबर में किस तरह का मौसम होता है वहाँ पे? देखिए जो हमारे समर सीजन है एक्चुअली वो स्टार्ट होता है जून से, लेके हम उसको कंसिडर करते हैं सितंबर तक। सही है, ठीक है ना। उसमें ये है कि दिन में नॉर्दर्न एरियाज में भी गर्मी होती है, बट रातें ऑब्वियसली ठंडी होती हैं। आप पर्सनली कौन सी जगह प्रेफर करते हैं? अगर आपको एक हफ्ते के लिए ऑफ मिले तो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान के कौन से इलाके में? देखिए मुझे अगर एक हफ्ते का ऑफ मिले तो मैं जो पहली थॉट आती ना, यहाँ जा रहा हूँ। देखिए मैं अगर पसंद करूँगा तो वो मैं ऑब्वियसली हुंजा जाना पसंद करूँगा। अच्छा, रिसेंटली मैं हुंजा नहीं गई हूँ, मैं कोई 15 साल पहले गई थी। अब तो आई एम श्योर चेंज हो गया होगा, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अब आपको हुंजा में 5 स्टार होटल चाहिए ना, पीसी मैरियट इस लेवल पे सारे तो वो अवेलेबल है। हुंजा में सरीना होटल भी है। सही है, बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं, एम्बियंस, लक्सस, और सस्ते वाले भी हैं जैसे कि। बिल्कुल सस्ते वाले भी। मैंने आपको यही कहा ना, हमारा टूरिज्म पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के बंदे को केटर कर सकता है। वो स्टूडेंट हो जिसको महीने की अगर 10,000 पॉकेट मनी भी मिलती है ना, वो भी कुछ पैसे जमा करके हमारे साथ जा सकता है। बाय रोड चला जाए ना, यहाँ पे इतने सस्ता वो है, आराम से। अब देखिए ना हर किस्म की चीज़ें यहाँ से, रिटर्न टिकट बस का 14,000 रुपये में मिल जाता है। ट्रेन है, बहुत सारी चीज़ें, जैसा भी जाना है। ऑब्वियसली इकॉनमी ट्रेन भी आती है। मतलब बताने का पर्पज़ ये है कि पाकिस्तान घूमने के लिए लाजमी नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा पैसे कमाता होगा तो वो टूर पे जाना है। हाँ बिल्कुल, आराम से आप सस्ता पैकेज लेके इतनी हसीन जगहें देख सकते हैं। मेरे लिए नारायण कागन बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वही मेरे अभी जहन में है, मुझे वो बहुत प्यारा लगा। तो उसका पूरा रास्ता जो है ना, वो बड़ा हसीन। ये माशाल्लाह ये जो पूरा मानसेरा रीजन है, ये पूरा मानसेरा रीजन में आता है, और ये जो नारायण आता है ये पूरी कागान वैली में आता है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और अल्लाह ने इस रीजन को उस हसीन चीज़ों से नवाजा है जो कुदरत के शाहकार हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम डूज एंड डोंट्स पर आते हैं। ट्रैवलिंग से पहले आप, एक तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होती है, उसके तो फिर अलग ही डूज एंड डोंट्स होते हैं, वो सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वगैरह। आपका ये जो एजेंसी है इवेंटिका ट्रैवल्स, ये आप लोग इंटरनेशनल भी करते हैं अगर कोई करवाना चाहे? बिल्कुल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम, आपको पता है हमारी पहले दिन से प्रेफरेंस हर किस्म के क्लाइंट को केटर करने, तो ऑब्वियसली इवेंट इंटरनेशनल भी करते हैं। अभी तक कितने ऐसे ग्रुप्स हैं, लोग हैं जो जा चुके हैं बाहर? कौन से ममालिक जा चुके हैं? देखिए ऑब्वियसली पूरी दुनिया तो कर नहीं सकते, तो ये है कि कुछ सेलेक्ट जो हमने कॉमन सेलेक्ट किया है, जो पाकिस्तान की आवाम घूमना पसंद करती है, उसमें ये है कि हम बाकू करते हैं। ठीक है, बाकू काफ़ी इन चल रहा है वैसे। जी बहुत इन चल रहा है, अच्छे मुनासिब पैसों में पैकेज हो जाता है। इसके साथ साथ हम मलेशिया करते हैं, ठीक है, इसके साथ हम थाईलैंड करते हैं, इसके साथ हम बाली करते हैं, वो भी आजकल माशाल्लाह बड़ा हॉट प्रोडक्ट है। इसके साथ हम टर्की भी करते हैं। अच्छा। और टर्की के अलावा फिर आपको पता ऑब्वियसली हम उम्रा को भी, उम्रे के भी लोगों को कैटर करते हैं। तो ये हम रेगुलर करते हैं, जो हम मतलब हमारे पास रेगुलर क्लाइंट्स आते हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल से ही स्टार्ट करें, डूज एंड डोंट्स में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ट्रैवल के वक्त एहतियात करनी चाहिए, और लाजमी ऐसा ना हो एयरपोर्ट जाएं और मसला खड़ा हो जाए, अरे भाई ये तो किया ही नहीं था। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसी ख़ास चीज़ जो आप मशवरा दें? देखिए सबसे पहले तो अगर आपको ट्रैवल के डू एंड डोंट से स्टार्ट करना है, तो आपको ये देखना है कि आप किसी क्रेडिबल कंपनी के साथ अपना पैकेज बुक कराएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें यहाँ हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग हैं जिनके पास तो लाइसेंस ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आप अगर किसी ऐसी कंपनी के साथ अपना ट्रिप प्लान करेंगे जिसकी या तो सिर्फ फेसबुक का पेज है, या तो घर पे बैठ के या यूनिवर्सिटी में बैठ के वो कंपनी चला रहा है, तो वो आपका सबसे बड़ा रिस्क है। तो आप सबसे पहले तो देखें कभी भी विदाउट लाइसेंस होल्डर कंपनी के साथ ना जाएं, क्योंकि उसके बाद टीम ही नहीं होती जो आपको बता सके कि वीज़ा की ये रिक्वायरमेंट है, ट्रैवल की ये रिक्वायरमेंट है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इवन दो वैक्सीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इवन दो ओके टू बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है जो ई वीज़ा पे हमें पाकिस्तान में लगवाना होता है। बहुत सारी चीज़ें। ये पोलियो सर्टिफिकेट अभी भी रिक्वायर्ड होता है इंटरनेशनल? नहीं, अब रिक्वायर्ड नहीं है, बट कुछ जगहों पे आप देखें ना, पाकिस्तान में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप गए, आपसे क्या चीज़ मांग देते हैं। तो हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं
और एक रिस्पॉन्सिबल ऑपरेटर होने की नीयत से हम उनको कहते हैं ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, जैसे पोलियो सर्टिफिकेट है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है, वो भी बनवाना होता है? देखें, कुछ लोग खुद प्रेफर करते हैं कि हमें आप ट्रैवल इंश्योरेंस दें। ठीक है ना। ट्रैवल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस में फ़र्क होता है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस में यूजुअली ये हो जाता है लॉस्ट ऑफ बैगेज, लॉस्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, तो उसमें आपकी फ़्लाइट डिलेज हो गई, कैंसिल हो गई, उनमें बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं, तो वो भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। इसके साथ जो मतलब किसी किस्म की भी उनको असिस्टेंस चाहिए होती है, वन विंडो ही उनको दे देते हैं। अच्छा, और मुख्तलिफ कंट्रीज़ का तो वो वीज़े की भी रिक्वायरमेंट अलग होती है, कुछ ऑनलाइन हो जाते हैं। फिर ये भी होता है कि जी आपके पासपोर्ट पे अगर कहीं का वीज़ा यूएसए का लगा हुआ है तो वो जी ई वीज़ा भी लग जाएगा। तो ई वीज़ा जो होता है एक्चुअली ये क्या मतलब पहले से हम निकालते हैं या उस कंट्री में जाकर वो होता है? नहीं, हम सारी कंट्रीज़ के लिए जो है ना यहीं से ही ऑनलाइन अप्लाई, जहाँ ऑनलाइन होता है, ठीक है। जहाँ अब टर्की है तो यहाँ जाके अनातोलिया में जाके वो अप्लाई करना होता है। जहाँ तक केस बनाने की बात होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा। और वो सारी रिक्वायरमेंट के साथ वो अप्लाई कर लेते हैं। और आप पैकेज इस तरीके का बनाते हैं कि होटल्स की बुकिंग वगैरह सारा कुछ होता है, बस हम जाएं लगेज लेकर और एंजॉय करें अपना ट्रिप। यही तो फैसिलिटी एक ऑपरेटर और एक ट्रैवल एजेंट देता है कि अगर उसको हैसल करना हो तो फिर वो क्यों हमसे बुक करा के जाए। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है जो बहुत ज़्यादा सियाना भी बनता है ना, सॉरी ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि वो फिर वहाँ जाके जो है ना उसके पैसे इवेंचुअली ज़्यादा ही लग जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जब बंदा अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करता है तो ऑन ट्रिप उसको जहाँ भी पैसे लगाने हो तो वो ना बच्चों को मना करता है, ना बेगम को तो मना ही नहीं कर सकते हम। तो वो फिर ये है कि उसके इवेंचुअली पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। अगर हमारे साथ एक चीज़ प्लान करेगा ना तो उसका ट्रिप बहुत स्मूथ जाएगा। उसको पता है अगले दिन सुबह उठ के कहाँ जाना है, क्योंकि जो चीज़ प्लान्ड होती है वो हमेशा मज़ेदार होती है। आइटिनरी आप लोग बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। जितने भी ट्रैवल एजेंट्स होते हैं वो लोग मतलब कोई भी चीज़ ऐसी हिडन नहीं होती है कि वो हिडन चार्जेस हैं तो जी फला केबल राइड के पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह आप लोग उसमें ऑब्वियसली देखें हम प्रोफेशनल्स हैं ना, हम अब देखें हम अगर क्लाइंट को रीड ही नहीं कर सकें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अक्सर क्लाइंट्स हम भी ग्रुप्स में देखते हैं फेसबुक पे या आगे लोग कंप्लेन करते हैं कि यार आप खुद जाओ, आप ऑपरेटर से क्यों बुक करा के जाते हो, आपके पैसे ही बचेंगे और आप बाउंड हो जाते हो किसी ऑपरेटर। बाउंड नहीं होते टेक्निकली। होता है यूजुअली क्या है कि आप अगर एक एक्सपर्ट कंपनी से अपना ट्रैवल प्लान करवाते हैं तो वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ देते हैं। अगर मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ ना दूं तो आपको तो डेफिनेटली कंसर्न होगा ना। और आप तो खुद लोगों से पूछते हैं कि भाई आपने जाना कितने दिन हैं, कितने लोग हैं, किस तरह के होटल में स्टे करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली किरण, लोगों को पता ही नहीं होता कि ट्रैवल कंसल्टेंसी किस चीज़ का नाम है। ठीक है ना। वैसे ये किस चीज़ का नाम है हम ज़रा जानते हैं इस ब्रेक के बाद। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर डोमेस्टिक ट्रैवलिंग जो लोग कर रहे हैं उनके लिए हम क्या डूज एंड डोंट्स कर सकते हैं वो भी ज़रा बात करेंगे बिलाल साहब से। स्टे ट्यून्ड। आ जाए जी, वेलकम बैक। वैसे हम लोग भी काफ़ी ट्रैवल करते हैं बिलाल साहब, और जैसे ग्रुप में किया, फ्रेंड्स के साथ किया, सोलो काम के हवाले से भी हुआ। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन होता है कि भाई ट्रैवल एजेंसी से करवा लो, हमें 20, 25, 30 हज़ार ज़्यादा दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हम कम से कम वो हैसल से जान हमारी छूट जाती कि इसको कॉल करें, ये पता करें, वो पता करें, फिर ऊपर नीचे हो। तो मैं तो कहती हूँ भाई आप ज़्यादा थोड़े पैसे दे के सुकून से बैठकर ये ट्रिप प्लान करके दे दें। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम ट्रैवल कंसल्टेंट भी हैं। हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चीज़ देते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर आप लोग एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं, लेट्स सपोज यू आर गोइंग फॉर इस्लामाबाद। ठीक है। अब आपको अगर कोई बंदा आप बोले यार मुझे टिकट करा दो, वो आपसे बगैर आपको देखे, बगैर पूछे बजट क्या है, वो आपको ट्रेन की टिकट करा दे। तो यहाँ से ट्रेन लगाती है इस्लामाबाद पहुँचने के अराउंड 25 to 26 आवर्स एटलीस्ट। बिल्कुल। तो आप 26 घंटे बाद इस्लामाबाद पहुँचेंगे। अगर आपको बाय एयर जाना है और आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आपको एक बाय एयर का टिकट दें और आप 2 घंटे में इस्लामाबाद पहुँच जाएं, बट उसने आपको करा दी ट्रेन की टिकट, तो वहाँ जाके तो आप
आपका टाइम वेस्ट हो गया। Time waste आप उल्टा उसको गालियां देंगे कि भाई तुम मुझसे पूछ लेते कि भाई ये जहाज का भी ऑप्शन है, ये इतने का है, पैसे तो मुझे देने थे ना। बट लोगों को ये आइडिया ही नहीं होता, क्लाइंट ये भी आइडिया नहीं होता कि प्लेन में जाना है 2 घंटे में या 26 घंटे में एक्चुअली क्लाइंट को तो आइडिया होता है, बट देखिए क्लाइंट, अब आप मुझसे एक प्लान लेती हैं, सही है। आप मुझे कहते हैं मुझे टर्की जाना है 8 दिन के लिए। अब आपको ये तो नहीं पता ना मुझे होटल कौन सा चाहिए, उसकी बजटिंग क्या होगी, और उसकी कहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन कहाँ पे होगी, उसकी वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मुझे कौन सा टिकट सस्ता पड़ रहा है, मुझे कौन सा टिकट अच्छे टाइम पे पड़ रहा है। तो ये तो सारा काम एक ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर या ट्रैवल कंसल्टेंट का है ना। तो इसमें आपका फ़ायदा तब होगा, आपको तो सिर्फ ये पता है मुझे टर्की जाना है, मेरे पास बजट ये है, इन डेट्स में जाना है, इसके बाद तो काम तो हमें करना है ना। अच्छा बिलाल साहब मुझे बताएं, जैसे इंटरनेशनल टिकट्स हैं उनके तो रेट्स ऊपर नीचे इस वजह से भी होते हैं कि एक तो पीक सीज़न है तो ये वेकेशंस छुट्टियां चल रही हैं तो ज़्यादा है, ऑफ सीज़न जाएं तो कम है। हमारे डोमेस्टिक टिकट्स में भी इस तरह की फ्लक्चुएशन होती है? देखिए ओवरऑल टिकटिंग का मैकेनिज्म ही ऐसा है, जो टिकटिंग का एल्गोरिथम है वो यही है कि भाई जितनी दफ़ा चेक होगा वो उतने पैसे उसके बढ़ जाएंगे। अगर हम भी 5 लोग एक टिकट चेक करेंगे तो वो छठे बंदे को भी महंगा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो और ये फिर इतनी मुख्तलिफ साइट्स हैं और जगहें हैं जहाँ से आपको पीक फैक्टर भी होता है। देखें आप कोई बंदा मलेशिया जाना चाह रहा है, एग्जांपल है, तो अभी अगर टिकट 1,20,000 का है तो वो कहेगा यार अगर मुझे न्यू ईयर पे जाना है मलेशिया, तो ऑब्वियसली उसका टिकट का ऑब्वियसली, तो ये जून जुलाई भी एक ऐसा ट्रैवलिंग डेट्स के अकॉर्डिंगली होटल के रेट्स भी चेंज होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के भी होते हैं, एयरलाइंस के भी होते हैं, सबके तो होते हैं। बेस्ट ऑफ सीजन जो है ये डूज में हम कर सकते हैं कि ऑफ सीजन आप ट्रैवल करें अगर बजट में थोड़ा सा, अगर बजट में करना है, आपको कम रश में करना है, अच्छे होटल सस्ते में लेने हैं, महंगी फ्लाइट सस्ते में लेनी है, तो ये तो ऑफ सीजन में ज़्यादा बेहतर होता है। और समझदार लोग ज़्यादातर ऑफ सीजन में जाते हैं, जो मजबूरी में जाते हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं या आपके पास छुट्टियां इसके अलावा है ही नहीं, तो फिर उस अपनी डेट्स पे। अच्छा डोमेस्टिक जैसे हम फ्लाई कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें कोई ख़ास डूज एंड डोंट्स जो अक्सर आपने देखा कि लोगों को ये एक शिकायत हो गई, अरे भाई पहले बताना था या वो भूल गए, कोई ऐसी चीज़ जो एक्सपीरियंस आपने किया हो लोगों के साथ? देखें डोमेस्टिक एक्सपीरियंस को देखते हुए सबसे पहले जो डू है यही है कि आप अगर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एक ऑथेंटिक लाइसेंस होल्डर कंपनी से करें, ठीक है। और ये ऑब्वियसली आपका हक है पूछना। इसके साथ साथ आप अपना बजट बताया करें ताकि उस बजट के अकॉर्डिंगली आपको चीज़ मिल जाए। अक्सर लोग ये है कि वो 5 स्टार पैकेज मांगते हैं बट वो स्टार्ट ही करते हैं कि भाई हमें सस्ता पैकेज चाहिए। तो अपनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैंने एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस पे देखी है, इंसान को जो है ना हम मिसाल सुनते थे डॉक्टर से और अपने वकील से सच नहीं छुपाना चाहिए। तो एक ट्रैवल एजेंट से भी अपना बजट नहीं छुपाना चाहिए। तो अपना बजट बताएं, हम आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें देंगे। देखिए हमें भी होटल वाले कॉर्पोरेट रेट्स देते हैं, हमें भी ट्रांसपोर्ट डिस्काउंट पे थोड़ा सा हमें देते हैं। तो हम अगर अपना परसेंटेज रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैकेज सुपर एक्सपेंसिव हो जाएगा। मैं आपको यही कह रहा हूँ, हो सकता है कि एक ट्रैवलर खुद चीज़ें बुक कराए तो अल्टीमेटली जब वो वापस आएगा ना तो हो सकता है उसका बजट उससे ज़्यादा लग जाए जो एक ट्रैवल प्लानर देता है उसको। बिल्कुल सही है। अच्छा काफ़ी इरिटेटिंग कस्टमर्स भी होते होंगे, है ना? कुछ लोग सारी इन्फॉर्मेशन लेते होंगे और फिर एंड में कहते होंगे नहीं नहीं वो रहने दें, ऐसा भी होता है? बिल्कुल, दिस इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस और ये उनके साथ ज़्यादा होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं। जैसे हमारे पैकेजेस हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से वो बनाए हुए हैं, जिस तरीके से हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, तो अगर कोई बंदा स्मार्ट हो ना तो वो बंदा खुद ही सारी चीज़ें उसके बाद कर ले। बट बीइंग एज अ रिस्पॉन्सिबल टूर ऑपरेटर हमें होटल छुपाने का, चीज़ें छुपाने का, फिर हमें ये जिम्मेदारी एक होती है ना, तो हम उस जिम्मेदारी से हमें इजाज़त नहीं मिलती कि हम उस चीज़ को हाइड करें। सही है। और प्लस आपको एक डिफरेंट रेट्स मिलते हैं होटल से, आपकी अपनी वो होती है तो उस हिसाब से। और फिर पता है क्या, कोई भी कहीं जाके कंप्लेन होगी ना तो वो एक बंदा है जिसने हमारा वो जो ट्रैवल एजेंट है उससे आपने रब्ता करना है, ना कि खुद लड़ाई झगड़ा करना है। ऑब्वियसली देखिए सबसे ज़्यादा तो हम यही कहते हैं ना, हमारे पास हम अपने डॉक्यूमेंट में भी लिखते देते हैं कि 24/7 आपको हमारा ऑपरेशन सपोर्ट मिलेगा।
खुदा ना खास्ता क्लाइंट के रात में 3 बजे उसके बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो किससे रब्ता करेगा? वो ऑब्वियसली उसी से रब्ता करेगा ना जिसके आसरे पे वो गया हुआ है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करते हैं 24 आवर्स, और यही एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप एक जिम्मेदार टूर ऑपरेटर से ट्रिप बुक करा के जाएंगे तो वो आपको हर चीज़ में फैसिलिटेट करेगा। सही है। अभी कोई अपकमिंग आपके ट्रैवल कुछ पैकेजेस हैं, उनकी रेंज क्या है, कुछ ऐसा आपको आइडिया है अभी? या तो एक तो आप अपना पेज भी ज़रूर बताइए कि कौन से आपके सोशल मीडिया पे पेजेस हैं, किस नाम से हैं, ताकि लोग जाकर वहाँ पर भी चेक कर लें। आपने भी फुल वो बनाए हुए हैं कि ये रेट्स हैं, इतने में ये पैकेज है, इतने दिन का? हमारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे इवेंटिका ट्रेवल्स के नाम से, इवेंट बेसिकली इवेंट से इवेंटिका, तो हमारे सारे पैकेजेस और प्रमोशंस वहाँ अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ अब आपको पता है सारा विंटर सीज़न है आगे, तो हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ के भी ऑप्शन है। साउथ देखें, ये सबसे ज़्यादा पीक टाइम है हम अपने रीजन्स को एक्सप्लोर करें, जिसमें सिंध के रीजन्स हैं, जिसमें बलूचिस्तान है। सिंध में आपको पता है कितने खूबसूरत हिल स्टेशन, गोरख हिल स्टेशन है। बलूचिस्तान की आपने बात की, इज़ इट सेफ़? क्योंकि हम लोग भी बीच में प्लान कर रहे थे, फिर कई लोगों ने कहा नहीं भाई सेफ़ नहीं है, ऐसे नहीं जाओ, वैसे नहीं जाओ, बाय रोड नहीं, ख़तरनाक है। आप लोग क्या किस तरीके से वो करते हैं, सिक्योरिटी वगैरह? देखें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं याद है कि मेरा किसी वीक भी अभी तक भी ट्रिप नहीं गया वीकेंड पे। अच्छा। तो और ये कितने दिन का होता है बलूचिस्तान वाला? जैसे साउथ के यूजुअली साउथ में वो लोग जाते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनके पास वीकेंड ऑफ होता है, तो ऑब्वियसली उनको देखते हुए वीकेंड ट्रिप्स कराते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आप देखें बलूचिस्तान के बीचेस कितने खूबसूरत हैं, और हमारे पास हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास डेजर्ट है, हम थर का ट्रिप करा रहे हैं, इस वीकेंड भी थर का ट्रिप जा रहा है। अच्छा। इसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे पास साउथ में होती हैं, और वो एक्सेस विंटर में ज़्यादा ईजी क्यों है? क्योंकि मौसम अच्छा होता है। गर्मियों में तो यहाँ तो आपको पता है 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, जा ही नहीं सकता। तो जैसे ये बलूचिस्तान का हम प्लान करें तो ये जनवरी फरवरी ये मंथ्स अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। और ये होते मिनिमम कितने दिन तक के हम कर सकते हैं? 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकते हैं हम बलूचिस्तान साइड पे? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ड्राइवर और गाड़ी और वो सारा कुछ डिटेल में आप कर सकते हैं? सारी चीज़ें देखिए, हमारे पास यूजुअली ग्रुप में जाना लोग पसंद करते हैं। सही है। वो सस्ता भी पड़ जाता है। सस्ता भी पड़ता है ना। अब देखें एवरी वीकेंड का हमारा उर्मारा बीच का कैंपिंग ट्रिप 11,500 का है। इसके अलावा गोरख हिल स्टेशन का वीकेंड ट्रिप हमारे 16,500 का है। इसके साथ हमारे पास और मुख्तलिफ प्रोडक्ट है, कींझर लेक है, हमारे पास गवादर है, हमारे पास कोयटा ज़ियारत है। तो मतलब मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास है। हमारे पास देखें मोइंजोदड़ो है, मोइंजोदड़ो देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज और पाकिस्तान के एम्बेसडर बनते हैं पूरी दुनिया में। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं। हम प्राउडली कह सकते हैं कि इवेंटिका ट्रेवल्स जर्मनी गया, वहाँ जाके हमने पाकिस्तान को प्रमोट किया। स्विट्ज़रलैंड देखें, हम वो लोग हैं कि हम स्विट्ज़रलैंड जाके लोगों वहाँ से लेके आते हैं पाकिस्तान। लोगों का ड्रीम होता है कि लोग हम स्विट्ज़रलैंड जाएं। हमारे पास है ना स्विट्ज़रलैंड। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस चीज़ की गवाही दे सकता हूँ कि हमारे पास जो ये सारी रॉ ब्यूटी है ना, स्विट्ज़रलैंड में तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाई हैं, बट हमारे पास जो रॉ ब्यूटी है ना, और जिस बजट में होती है, तो बजट तो स्विट्ज़रलैंड से हम ऊपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कंपेयर ही नहीं हम कर सकते हैं। PR पैकेजेस देते ही नहीं देते। जाते जाते मैंने कहा ब्रेक पे हम जा रहे हैं, आपका थैंक यू करने से पहले पूछ लूँ ऑन एयर ही। नहीं बिल्कुल देते हैं, हम कोलैबोरेशंस करते हैं तो बिल्कुल बनाते हैं फिर कुछ इंशाल्लाह। आपके इवेंटिका ट्रैवल्स के साथ कुछ कोलैब करते हैं। बिल्कुल, हम भी ज़रा ट्रैवलिंग करेंगे। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। आज हमने थोड़ी बात की ट्रैवलिंग के हवाले से, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया है कि शायद कुछ अपकमिंग प्लान्स बना लें और आपसे रब्ता करें। चलिए जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अब ज़रा हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे और आज एक तो स्टेक बन रहा है, ठीक है, और एक तो मीठा बन रहा है। और आपको पता है जिस दिन मीठा बनता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। फ़िलहाल तो हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ हमारे गुल खान का ये कावा है, ख़ास ये स्पेशल कावा होता है, गुड़ के साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ। चलिए जी, हम आज की मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। शेफ़ हैं और शौक़ रखती हैं खाना पकाने का। कहाँ से ये शौक़ आया और आजकल क्या क्या कर रही हैं, इन्हीं से ही जानते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं ऐमन खान।
अस्सलाम वालेकुम ऐमन, वालेकुम सलाम मैम। कैसी हैं आप? ये मैम लगाया हुआ है मुझे, है मैम बना दिया, फुल स्टूडेंट बनकर आई है। क्या कर रही है ऐमन आप आजकल? मैं रिसेंटली मैं ग्रेजुएट हुई मास्टर क्लास पाकिस्तान से और इंटर्नशिप कंप्लीट करी है। हाँ। अब्रॉड जाने का इरादा है। ओह वाओ, वेरी गुड। इसीलिए एक्सपीरियंस हासिल कर रही हूँ। ज़बरदस्त। यहाँ पर कहीं करंटली कुछ कर रही हूँ इंटर्नशिप के बाद कोई काम या? जी नहीं, फिलहाल एज सून एज पॉसिबल ये है कि आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट होना है। सही है, तो अभी और आगे जाना है ना? इंशाल्लाह आमीन। बाहर का एक्सपोजर ज़रा लेना है, एक्सपीरियंस। वेरी गुड। तो एंजॉय कर रही हैं कुकिंग आप? जी एक्चुअली शुरू से पैशन था और शुरू से शौक था कि जो है कुकिंग करनी है। शुरुआत खाना बना के लाइक आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। तब से मेरा ये था कि न्यू चीज़ों को बनाऊँ, देखूँ टीवी, खासकर हम मसाला आई यूज्ड टू वॉच, दैट इज़ व्हाई। तो सही कह रहे हैं, अभी भी 14 साल की ही लग रही है। छोटी सी ही है बिल्कुल। तो शुरू में कुकिंग जो जैसे बनाती थी आप, तो अम्मी से सीखी रेसिपीज वगैरह? क्या अम्मी से, नानी से अक्सर जो है नई रेसिपीज़ को फॉलो करना। चाइनीज़ वगैरह ट्रेंड में आया तब चाइनीज़ वगैरह को फॉलो किया। अच्छा। उसके बाद इसको मेरे पेरेंट्स ने कहा कि एज अ करियर परस्यू कर लो, तो फिर मैंने इस फील्ड में ग्रेजुएशन कर ली। तो मज़ा आ रहा है खूब? अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी पसंद का करियर में है आप? जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खाना बना के आप खुश कर सकते हैं इंसान को। ज़बरदस्त है। और आज क्या बन रहा है? आज हमारी जैपनीज़ क्यूज़िन बन रही है। उस पे ये है कि हम बीफ तेरियाकी स्टेक बनाएंगे। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास डेजर्ट में है ओरियो ब्राउन ट्रैफल। ओह ज़बरदस्त। तो पहले क्या बना रहे हैं? हम पहले मेन कोर्स चलो ठीक है, तेरियाकी स्टेक बना रहे हैं। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले बीफ को मैरिनेट करेंगे। इस तरफ आ जाओ। Sure. और यहाँ पर भी बता दें कि हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे जो है मैश पोटैटो जाएगा बीफ स्टेक के साथ। ठीक है। तो हम जो है पोटैटो बॉईल कर रहे हैं। और ये आप छिलके के साथ कर रहे हो और बाद में हम पील करके हम इसको पील करेंगे जी, क्योंकि फिर अगर हम पील करके करते तो मुझे ऐसा लगता है वो बात नहीं रहती। अक्सर हम जो है कटलेट वगैरह में भी इसीलिए सही है स्किन के साथ ही इसको बॉईल करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मैरिनेशन। जी हम सबसे पहले हमारे पास ये बीफ के स्टेक पीसेस है। हम इसको मैरिनेट करेंगे लाइक। ठीक है। गार्लिक पाउडर से। सही है। अच्छा, इसको बीफ को कुछ धो के आपने कोई चीज़ ऐसी लगाई थी? मैंने इसको फिलहाल जो है इसको बॉईल किया था। ठीक है। क्योंकि ये स्टेक पीस है तो हम इसको लाइक रॉ मीडियम पे बॉईल कर लेते हैं। अच्छा, कोई चीज़ ऐड की थी उसमें, सॉल्ट या कुछ ऐसा? नहीं, एक्चुअली इसको आप खाली बॉईल करें खाली पानी में तो ये बेस्ट है आई गेस। ठीक है। और इसके अलावा हम ब्लैक पेपर यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक पेपर पाउडर। सही है। ये हमने क्या, गार्लिक पाउडर का? गार्लिक पाउडर, हाँ, सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर से हम मैरिनेट करेंगे। ठीक है। तो ये इसको हम मैरिनेट करके लाइक रख देंगे 20 to 15 मिनट्स। ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएगा क्योंकि ये हाफ कुक है। अच्छा, सही है। और कितनी देर आपने बॉईल किया होगा इसको? हमने इसको 9 to 10 मिनट्स। अच्छा, ज़्यादा नहीं। मैं ये मत सोचिएगा कि हमने पूरा गला लिया है बीफ के चंक को, क्योंकि अक्सर बीफ स्टेक जो होते हैं वो रॉ मीडियम फ्लेम पे कुक होते हैं और वो 50 to 60% कुक होते हैं, 40% वो रॉ ही होता है। ठीक है। दोनों में आपने ये तीनों चीज़ें मैरिनेट कर दी। ठीक है। क्योंकि इसमें हमारा जो मेन चीज़ होती है वो सॉस होता है। अच्छा, जैसे कि हम चिकन स्टिक्स वगैरह के साथ मोरक्कन स्टाइल बनाते हैं। सही है। हाँ। तो उसमें ये होता है ओके। कि हम अक्सर मशरूम सॉसेस बनाते हैं क्रीम के साथ या वाइट सॉस बनाते हैं। ये जो है ये जापानीज टाइप का है। ठीक है। तो इस वजह से हम अक्सर आजकल जिस तरीके से जापानीज ट्रेंड कर रहा है, हम बहुत जल्दी पाकिस्तान जो है रेस्टोरेंट इनरोल कर रहा है, तो हम काफ़ी तरफ ठीक है सीख रहे हैं। तो ये मैरिनेट करके हमने कितनी देर इसको रखना होता है? 20 to 25 मिनट्स। ठीक है, समझे, आधा घंटा आप इसको छोड़ दें। और इसको हम ग्रिल पैन में करेंगे, फ्राइंग पैन में करेंगे? ग्रिल पैन में फ्राई करेंगे तो बेस्ट है। ठीक है। और साथ में इसकी वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो भी बता दो। जी, वेजिटेबल्स में हमने ली हुई है सौते करने के लिए। हमने पोटैटो, आप ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल जो है वो कॉलीफ्लावर्स है। ठीक है। और कैरेट्स हैं। बस उसके अलावा आप जो चीज़ आपकी लाइक सीजन में चल रही हो, ठीक है, जैसे कि जो भी वेजिटेबल्स है ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। मटर वटर भी डालना चाहें तो आप वो डाल सकते हैं। कॉर्न डालना चाहें, अब कॉर्न डालना चाहें हम, अगर ब्रोकली डालना चाहें या हम कैप्सिकम यूज़ करना चाहें। सही है। अच्छा, अब इसकी कोई सॉस बननी है तो वो हम चढ़ा दें या? और मैं तो कहूँगी कि बीफ भी अगर आपने रखना है पैन में तो रख दो। श्योर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले ये 20 to 25 मिनट थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए, एब्जॉर्ब कर ले स्पाइसेस, उसके बाद हम इसे
फ्राई करेंगे। ठीक है, और फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं ग्रिल लगेगा? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ग्रिल ठीक फ्राई करेंगे। चलो सही। तो सॉस अभी बनाएं, फिर हम इसकी क्या करें? जी, क्योंकि वो बॉयल होगी तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है। हमारे जो स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बॉयल ठीक होते है। हैं, जिस तरीके से उनका फिर कलर आता है। सही है। तो आपने सॉस किस में बनाना है वो आप पैन निकाल लें। Sure. हम सॉस भी चढ़ा देते हैं। एक तरफ आलू बॉईल हो रहे हैं, मैश पोटैटोज के साथ हम स्टेक को सर्व करेंगे एंड सॉटेड वेजिटेबल्स। इसमें हम सॉस के लिए 3 to 4 और 4 to 6 कप हम पानी यूज़ कर सकते ठीक हैं। है। एक तो बनी बनाई तेरियाकी सॉस मिलती है बाजार में, जी, वो फुल ऑफ केमिकल्स होती है ना, full of जी, chemicals क्योंकि है। उसके अंदर वो फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा सॉर एंड स्वीट जो इस रियल सही। स्पाइस में होता है। हाँ, और फिर ये ऑर्गेनिक तरीके से आप बना रहे हैं तो फिर बिल्कुल, हम क्यों 100-200 रुपए खर्च करके हाँ। बाहर से ले, जब हम बना अब इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी? हम इसको मीडियम ये वाला फ्लेम पे कर लो रख ना, के यहीं पे थोड़ा कर सा लो। बॉईल करेंगे। ठीक है, ताकि हम जो है आपकी चीज़ें यही रखी है ना, जी, इसीलिए यही रख लो। अच्छा जी, पहले तो हम इसको पहले हाँ मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। ठीक है। जब इसके अंदर पहला बॉयल आएगा फिर हम इसमें जिंजर और गार्लिक साबुत ऐड करेंगे। अच्छा। बिना की पील किए हुए। अच्छा अच्छा, ये जब भी आपने ये छिलके के साथ ही रखा है जी, जिंजर। और फिर उसके बाद अनियन भी ऐसे ही डलेगी कच्ची। ये उसके छिलके के बाद- साथ या जी, वो दिखाएं जरा शक्ल, ये देखें बिल्कुल छिलके के साथ। तो हम पहले इसको धो लें, क्योंकि हमारे हम यहाँ wash तो करके प्याज डाल देंगे। हाँ, बाय द वे ये वॉश है। ये वॉश है ना। हाँ हाँ, एवरीथिंग इज वॉश। आपने धोना ही है ना, हो कि मट्टी वाला लगा हुआ है टेबल। नहीं, फिर वो आपके सॉस में लाइक मन ने बोला था ऐसे ही साबित डाल नहीं, दो। वॉश करके आप, ठीक है। भले आपको गार्लिक हो, आपकी जिंजर हो या आपकी अनियन हो, इसको वॉश करके अच्छे से आप फर्स्ट बॉयल के बाद इसके अंदर डालें। ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी देर लाइक 8 to 10 मिनट्स ये कुक होगा। उसके बाद हम उसके अंदर दूसरी चीज़ें डालेंगे। दूसरी चीज़ें डालेंगे। ठीक है, तो अभी हमने इसको Boil cook करने करना के है। लिए। मैं ये ढकना रख देती हूँ ताकि ये Sure, हो thank जाए। you. अच्छा, दूसरी तरफ जो हमारा मीठा है, इसमें कोई कुकिंग है आपकी? जी, एक्चुअली इस पे हम सबसे पहले वेनिला कस्टर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो वो हम एक तरफ चढ़ा देते हैं ताकि वो भी बन जाएगा। 3 to 4 कप ऑफ वाटर। सही है। हमारी ब्रेक का First of टाइम, all- हाँ यही है, शुक्र है। चलो एमन, हमारा ब्रेक का टाइम भी आ गया है, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसका कस्टर्ड भी तैयार करेंगे आपके सामने, जब तक आलू भी बॉईल हो रहे हैं। पानी में फर्स्ट बॉईल आता है, फिर हम इसकी तरियाकी सॉस बनाएंगे। एक ब्रेक, फिर वापस। बीफ तरियाकी स्टेक अज्जा। बीफ 1 से 2 स्टेक के टुकड़े, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 से 5 अदद, काली मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 कप, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, एप्पल विनेगर 1 कप, ब्राउन शुगर हस्बे ज़रूरत, पानी 3 से 4 कप, अदरक 300 ग्राम, लहसुन 1 अदद, प्याज 300 ग्राम, कॉर्न स्टार्च 3 से 4 खाने के चमचे, लाल मिर्च 1 से 2 अदद, तिल गार्निश के लिए, सौते सब्जियों के लिए, गोभी हस्बे ज़रूरत, गाजर हस्बे ज़रूरत, आलू हस्बे ज़रूरत, जुकीनी हस्बे ज़रूरत। बैक आज एमन खान हमारे साथ हैं। ये फ्यूचर शेफ़, अभी तो शेफ़ तो बनी गई हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल फ्यूचर शेफ़ होंगी, है ना। बाहर जाने के इसके इरादे हैं। अच्छा, यहाँ पर तो एक तरफ हमने मैश पोटैटोज़ के लिए आलू बॉईल कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो तरियाकी सॉस के लिए, इसके लिए हमने पहला कहा था कि पहले बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास पहला बॉयल आ गया है। ठीक है। अब इसके अंदर साबुत एक लहसुन, अदरक, ठीक है, और एक आप लहसुन ले लें और अच्छे से उसके आप बाद धो लीजिएगा इन चीज़ों को। यस, बिल्कुल आप धो लीजिएगा, वैसे ही वॉश है। और हम जो है किसी भी चीज़ को बिना पील किए यूज़ करेंगे, क्योंकि इस चीज़ का जो निकलेगा वो आपके फ्लेवर को एनहेंस करेगा। सही है। अब ये तकरीबन 8 to 10 मिनट्स ये चीज़ें कुक होंगी लो मीडियम फ्लेम पे। ये हमारा बॉयल होगा। इसको निकालना है? जी, ये अपना फ्लेवर वगैरह छोड़ेगा। उसके बाद हम इसको स्टेन कर लेंगे। अच्छा, ठीक फिर है। हम ऐड करेंगे। तो इसको हल्का करते हैं, आप आ जाएं जब तक कस्टर्ड पे ना, Sure. ताकि हम टाइम को इस तरीके से मैनेज करें। अच्छा, हमारे जो है हमने जैसे कहा था कि 2 से 3 कप के करीब दूध लिया है, उसको हमने एक बॉयल किया है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। ठीक है। शुगर, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग डायबिटिक, बहुत ज़्यादा ही लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो आप अपने हिसाब से आप हिसाब डालिए भाई, से जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। वरना स्वीटनर में बना लीजिए।
हाँ, ऐसे भी शौकीन लोग हैं जिनको शुगर है लेकिन शुगर वाली चीज़ें खानी है तो क्योंकि उनको आदत sweetener हो में। जाती है, वो नहीं छोड़ हाँ। सकते। अच्छा जी, चीनी आपने डाल दी। जी। और कस्टर्ड कौन सा ले रही हो? हम वनीला आइसक्रीम Vanilla। पाउडर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वेनिला आइसक्रीम पाउडर। जी, हम इसके हाँ। आइसक्रीम भी बनाते हैं और कस्टर्ड वगैरह के तरीके से यूज़ होता है। वाइट ट्रैफल में यूज़ होता है क्योंकि देयर आर सो मैनी कस्टर्ड फ्लेवर लाइक स्ट्रॉबेरी, मैंगो, हाँ, बनाना, लेकिन ये है कि वो वाइट सॉस में बनता है। सही है, ठीक है। और ये वो कितना डालेंगे, हमें कितना थिक उसको चाहिए बनाना है? 3 to 4 टेबल स्पून। ठीक है। आप अपने दूध के हिसाब से कि आपकी दूध की क्वांटिटी क्या है उस हिसाब से भी आप इसमें है। वो ऐड कर सकते हैं वनीला। सही है, तो आप अभी डाल रहे हो इसमें ताकि वो इसमें शुगर थोड़ी सी डिसॉल्व हो जाए। अच्छा। उसके बाद हम ठीक है, जब तक हम घोल लो इसको घोल लेते हैं। जी बिल्कुल। मुझे पानी चाहिए होगा। पानी वो रखा हुआ उस जग में है। कस्टर्ड को घोल लेते हैं जी। और इसको ये मतलब लेयर्स में कुछ बनेगा किस तरीके से? जी, इसमें सबसे पहले हम वनीला क्रीम जो हम ये सॉस बना रहे हैं, हाँ। सबसे पहली लेयर इसकी लगेगी। अच्छा, हम इसके अंदर जो है वो इसको थिक करने के लिए क्रीम भी ऐड करेंगे। ठीक है, आप कोई भी पर्पस क्रीम यूज़ कर सकते हैं। सही है। और उसके बाद जो है हम हमारी पहली लेयर जो है वो हमारे बॉल में वनीला कस्टर्ड की लगेगी। ठीक है। उसके बाद हम हमारे पास क्रंच ओरियो हैं, ठीक है, वो हम हमने रखे हुए उनसे हैं। गार्निश करेंगे। हमारे पास चॉकलेट चिप्स हैं। सही है, इन चीज़ों से हम सही। सिंपल मीठा है, आपने सिर्फ बेसिकली कस्टर्ड तैयार करना है और फिर वो लेयर्स देनी है। बिल्कुल। ठीक है, सही है। और दूँ पानी चाहिए जी, इट्स गेटिंग थिक। थोड़ा सा? यस, थैंक यू। क्योंकि अगर इसमें हमारा कस्टर्ड ठीक से नहीं घुला हुआ होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसमें हलम्स बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सही है। अच्छा जी, ये तो हो रहा है अच्छे से। थोड़ा सा और इसको आपने पानी को थोड़ा सा रिड्यूस करोगी या इतना ही रहेगा? नहीं, क्या पता हम इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर अदर सॉसेस ऐड होंगे तो वो ठीक भी है। लाइक लिक्विड है, इस वजह से हम इसको ना बढ़ाएंगे ना कम करेंगे। अच्छा ठीक है, सही है। और फिर इतनी सॉस तो खैर हमें चाहिए भी नहीं होगी, जी है ना? हम तो वो कम जब स्ट्रेन कर लेंगे तो फिर बाद में हमें जितना रखना है उतनी ही फिर हम इसमें चीज़ें रखेंगे। अच्छा जी, ये दूसरी तरह, और ये क्योंकि कस्टर्ड को ठंडा भी होना है तो जी बिल्कुल सही है। तो एमन, आप सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं खाने में? सबसे अच्छा जो है वो ऐसा लगता है कि मैं देसी खाना ज़्यादा अच्छा बना सकती हूँ, लाइक बारबेक्यू स्टफ्स, कढ़ाई, पाए, दिस काइंड ऑफ स्टफ। बाहर क्योंकि जाके मैंने ऐसे ही शुरू खाने से- बनाना और क्या, पाकिस्तानी। अब ये कितना डालना है आपने इसमें? इसमें ऐड करेंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता। ठीक है, और साथ साथ आप डालती रहोगी ताकि वो मीडियम फ्लेम पे हम इसे ऐड करेंगे ताकि ये ख़राब ना हो और आहिस्ता ठीक है। आहिस्ता डिसॉल्व हो जाए। सही है। वेनिला आइसक्रीम पाउडर, क्योंकि हम इसमें क्रीम भी ऐड करेंगे तो वो क्रीम से भी थिक हो जाएगा। और फिर ठंडा होता है तो वो वैसे भी बिल्कुल। अंदाजे से पुडिंग स्टाइल थोड़ा देना है या थिक टाइप में? थिक टाइप में ये होगा कि आपका, क्योंकि इसमें हमारे पास ओरियो वगैरह हैं। अच्छा, तो ऐसा ना हो कि डिप हो जाए ना, मतलब इतना। जी बिल्कुल। थिक इसलिए रखेंगे कि डिप नहीं हो और हमारी लेयर्स आराम से लग जाए। सही है। क्योंकि अगर वो उसमें डिप होगा तो फिर हमारे ऊपर प्लेटिंग पे लाइक नजर नहीं आएंगे गार्निशिंग। अब आप ये देख लो ताकि इसका जो कस्टर्ड है ना, क्रीम श्रीम डाल के इसको हम रेडी कर लें। क्रीम बाद में ऐड करना है या अभी इसी स्टेज पे? क्रीम हम इसको जो है थोड़ा सा लाइट ठंडा हो जाए तो हम ऐड करते हैं। अच्छा जी, अब हम सौते वेजिटेबल्स को भी सौते करके रख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। और अभी हमारा जो क्योंकि हम ये लो मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउनिश हो, ज़्यादा ब्राउन ना हो। अच्छा, अब आपने पहले बीफ करना है या सौते करना है ये बताओ। हम पहले वेजिटेबल्स को सौते चलें करेंगे ये कर लें जल्दी से, फिर हमारा ब्रेक आ रहा है। हम इसमें हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे, लाइक हाँ आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी पर्पस ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 to 3 टेबल स्पून या आपकी जितनी वेजिटेबल की क्वांटिटी हो। ठीक है।
और सीजनिंग में क्या डाल रही है? सीजनिंग में हम यूज़ करेंगे गार्लिक पाउडर, मिक्स हर्ब्स, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। चलो जी, ये सारी सब्जियां जो भी आपने लेनी है वो बिल्कुल। अच्छा, गोभी वोभी को आपने कोई ब्लांच तो नहीं किया हुआ ना? नहीं नहीं हाँ। नहीं नहीं। ठीक। हम इसकी जगह पे लाइक ब्रोकली बहुत ज़्यादा अच्छी एक आपका ऑप्शन है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। चलो जी, येलो सॉल्ट थैंक यू। बताती रहो साथ साथ। जी, हम ये गार्लिक पाउडर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप ब्लैक पेपर पाउडर, या आपको जो भी सीजनिंग पसंद है, अक्सर लोग आप खानों में चाट मसाला भी डाल देते हैं, हाँ हाँ। जिस तरीके से उनको पसंद है। सॉल्ट और मिक्स हर्ब्स। मिक्स हर्ब्स ठीक के है। अलावा अगर आपको मिक्स हर्ब्स यूज़ नहीं करने, आप ऑर्गेनो यूज़ कर लें, पार्सले यूज़ कर लें, जो आपकी पसंद हो। ठीक है। इसको बस सिंपल हमने हल्का सा कलर देना है। ये हमारी बेस्ट सीजनिंग होती है। आप इसको अगर बेक करें हाँ। या आप फ्राई करें। तो मेरी बात सुने, ये गलेंगे तो कैसे? एक ये जो सारी चीज़ें हैं, जी ये आलू बॉयल है? जी। अच्छा, ये आलू बॉयल है, ठीक है। सिर्फ सौते करना है। इसको हम अलग निकालेंगे और फिर इसी पैन में जो है वो आप बीफ भी करोगी? हम ग्रिल पैन यूज़ करेंगे, ग्रिल पैन ताकि use आपका स्टेक, आप स्टेक ज़्यादातर ग्रिल पैन में हाँ। यूज़ करो, ये बेस्ट होता है। ठीक है, सही है। चलें जी, सिर्फ हम सौते वेजिटेबल्स करके निकालते हैं, आलूओं को मैश करके रखते हैं और इसको स्ट्रेन करके रखते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप देखिएगा इस ब्रेक के बाद। बीफ तरियाकी स्टेक अज्जा। बीफ 1 से 2 स्टेक के टुकड़े, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 से 5 अदद, काली मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 कप, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, एप्पल विनेगर 1 कप, ब्राउन शुगर हस्बे ज़रूरत, पानी 3 से 4 कप, अदरक 300 ग्राम, लहसुन 1 अदद, प्याज 300 ग्राम, कॉर्न स्टार्च 3 से 4 खाने के चमचे, लाल मिर्च 1 से 2 अदद, तिल गार्निश के लिए, सौते सब्जियों के लिए गोभी हस्बे ज़रूरत, गाजर हस्बे ज़रूरत, आलू हस्बे ज़रूरत, जुकीनी हस्बे ज़रूरत। बैक, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज हमारे साथ हैं शेफ़ ईमन खान। अच्छा, हमने किया क्या? एक तो आलू तो बॉईल हो रहे हैं, दूसरा सौते वेजिटेबल्स ब्रेक में जाने से पहले आपने सौते कर दी थी, क्योंकि हम सीजनिंग बता के गए थे हमारी। फिर से बता देते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर, मिक्स हर्ब्स, या आप कोई भी सीजनिंग यूज़ कर सकते हैं, सही है। सॉल्ट। और उसको हमने लाइक मैरिनेट करके अपनी वेजिटेबल सौते कर ली थी हल्के से ऑयल में। सही है। और जो बीफ को मैरिनेट किया हुआ था, जो कि ऑलरेडी हल्का बॉईल था, जी, उसको आप हमारा check कर मीडियम लो, फ्लेम नीचे पे जो कहीं है लग वो ना जाओ। नहीं एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा इसको लो मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये कुक हो जाएगा, क्योंकि ये रॉ मीडियम ही कुक होता है। चलो सही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है चेक करना है, देख लो कहीं नीचे ज़्यादा लाइन वो तो नहीं हो रही। सही है। अब दूसरी तरफ से कर लो। अब आ जाए जी, ये जो हमने 3 चीज़ें डाली थी पानी में, लहसुन, प्याज और तकरीबन अदरक साबुत। 8 to 10 या 15 मिनट्स हमें हो गए हैं इसको बॉयल होते हुए, और सही है। तकरीबन इसका कलर आ चुका है। तो अब जो चीज़ें इसमें डाल दी है ना, हम वो कर इसमें अब यूज़ करेंगे सोया सॉस। नॉर्मल वाली जो होती है ना? जी। ठीक है। उसके बाद रेड वाइन विनेगर। ये कौन सा है? रेड वाइन विनेगर। ठीक है। उसके अलावा इसमें एप्पल साइडर विनेगर। अच्छा, दोनों जाएंगे। जी। रेड वाइन विनेगर ना हो तो रेड वाइन विनेगर नहीं हो एप्पल तो साइडर ही इस्तेमाल एप्पल कर लें? साइडर यूज़ कर ठीक है। सकते हैं। सही है। और इसमें हल्की सी हम शुगर ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्वीट एंड सॉर टेस्ट करता है। हाँ। और हल्का सा डार्क सोया सॉस इसलिए कि ये कलर देगा, क्योंकि ये गोल्डिश कलर चाहिए होता है, गोल्डन कलर में हमारा सॉस बनता है इसलिए। अब ये थोड़ा सा लाइक 2 to 3 मिनट की कुक होगा, अच्छा। क्योंकि शुगर वगैरह डिज़ोल्व हो जाए, हमने जो सॉसेस वगैरह सही डाले हैं है। वो डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद 1 से 2 मिनट ये कुक होगा। उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर जो है वो अच्छा। डिज़ोल्व करके इसकी थिकनेस के लिए ओके। ऐड करेंगे। और ये हम पोर करेंगे इसके वो स्टेक के ऊपर, या कैसे कुक जी, करना है? हम इसको जो है स्टेक वगैरह को कट करके जब हम स्टेक प्लेटर में सर्व करेंगे तो इसके ऊपर हम पोर करेंगे। ओके, तो सिर्फ हमने इसको थिक करना है जी, थिक करना है। कॉर्नफ्लावर के साथ। बाकी आपकी टरियाकी सॉस रेडी है। तो आप बजाय वो केमिकल वाली, बाज़ार वाली लें, आप खुद बना लें अपनी केमिकल सॉस। अच्छा, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर आ जाए, कस्टर्ड का जो ऐड जी। करना है आपने, वो Sure. भी लेयर्स दे देते हैं ना। ये अच्छा, तो हमने चूल्हा बंद कर हम दिया लास्ट स्टेक टाइम का। जो है हम ये रख के गए थे अपना ठंडा होने के लिए कस्टर्ड, ठीक है। तो हाँ, इस साइड रख लेते हैं।
अब हम इसमें, क्योंकि ये ठंडा हो गया, तो अब हम क्रीम ऐड करेंगे ठीक है, ताकि वो ख़राब नहीं हो। सही। और ये हमने इस्तेमाल किया था वनीला आइसक्रीम पाउडर। जी, वनीला आइसक्रीम पाउडर, या अगर आपको जो पसंद हो, लाइक आप यूज़ करना चाहें मैंगो, ठीक है। कस्टर्ड और स्ट्रॉबेरी, तो आप वो बना सकते हैं, लेकिन हाँ हम जो है ओरियो की तरफ जाना है। जी, एक कप। ठीक है, और ये अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हमने लेयर्स देनी है। तो ये भी Layers हम ना रिकैप से पहले लेयर्स भी दे देंगे। प्लस अब हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो बीफ को कट करके ऊपर से ये सॉस हमारी सॉस रेडी हो ऐड करना जाएगी। है। साइड में आप सौते वेजिटेबल्स रख सकते हैं, मैश पोटैटो रख सकते हैं, या कोई भी साइड लाइन यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती अब एमन, अगर ये आलू अभी गले नहीं ना तो फिर हम मैश पोटैटोस को साइड कर देंगे। Sure. हम सिर्फ सौते वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। है। इसको यहाँ रखती हूँ। हाँ, मीठा चख लो। परफेक्ट है। मेरे हिसाब से जो perfect। बेबीज चखते हैं ना क्योंकि मैं जो मीठी की शौकीन हूँ, तो मेरे हाँ। हिसाब से इट्स परफेक्ट। सही है, डन है। ये हमारा बॉल है। हाँ। आप किसी भी लाइक गहरे बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेयर्स लगाने के लिए। ठीक है। एमन, ये पहला शो है आपका? जी। अच्छा, इससे पहले नहीं आप इस तरह से टीवी का? मैं हम मसाला में गई थी, आई नो हिम। अच्छा, हम तभी- मसाला वो फेस्टिवल पे? हम मसाला फेस्टिवल में हाँ 2 days में ये आए। तो सारे हमारी टीम होती है जी, वहाँ आई पे। नो दैम। हाँ। और उसके बाद जो है मैं वही वकार सर से मिली थी। हाँ, सारे हमारे मसाला की टीम है, बहुत पुरानी। जी। शेफ जरनक सिद्धवा से। और अच्छा। हम लोग लाइक ग्लोबल फेस्ट में भी थे। हाँ, हमें जो है अबील जावेद ने अच्छा। इंटरव्यू लिया था। हमने ग्लोबल Very- फेस्ट भी विन किया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मेरे साथ एक टीम लीडर और था। चलो, तो ये हमारी फर्स्ट लेयर है। ठीक है। उसके बाद हम इस पे ओरियो क्रंच हुए हुए हैं हमारे पास, ओरियो बिस्किट। ठीक है, तो हम इसके लाइक एक लेयर फर्स्ट ओरियो बिस्किट्स क्रंच की लगाएंगे। सही है। और ऊपर से फिर आएगा कस्टर्ड? नहीं। उसके बाद आप चाहे तो एक लेयर लगा सकते हैं, लेकिन ठीक है। उसमें आप ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। पहले आप ब्रेड की लेयर लगाएं, उसके बाद आप दोबारा कस्टर्ड की लेयर लगाएं। नॉर्मल ब्रेड? नॉर्मल ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, क्योंकि वो ब्राउन ब्रेड होती है तो हाँ। उसमें ये होता है कि इतनी शुगर नहीं होती। अच्छा, ठीक है। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लाइक दोबारा एक लगाकर अच्छा। लेयर कस्टर्ड की और फिर सही है। चॉकलेट चिप्स वगैरह रख सकते हैं। तो ये हमारा मीठा रेडी हो गया। जी। अब हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे हाँ फ्रिज पे रखेंगे। हाँ, हम फ्रीज़र में रखेंगे ताकि अच्छे से चिल हो जाए। जी। और यहाँ पर टेरियाकी सॉस को भी आपने थिक करना है, वो कर लो रेडी। हमारा अगर रिकैप ब्रेक भी आना होगा तो हम जा सकते हैं। दाने लाओ, मैं इसको रखूँ फ्रीज़र में। आ जाओ, अब आप वो देख लो सॉस अपनी। है सही है ना? सही। वो भी घोल लो। ये कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर। जी। इसके लिए मुझे एक दूसरा बॉल चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा छोटा बोल दे दूँ, इसको यहाँ कर दूँ। श्योर। और बीफ को कट करना है आपने। बीफ को भी आपने इसी में कट करना है ना, ये जो जी, हम बीफ जो है वो अपने कटिंग बोर्ड पे कट कर लेंगे ताकि वो इजीली कट हो जाए। सही है। मुझे तो स्टेक वेक का बिल्कुल शौक नहीं। ओह, क्यों? आजकल तो ये सब चला हुआ है। नहीं भाई, तो बीफ व्हाट डू यू लाइक मोस्ट? चिकन स्टेक होता ही नहीं है वो फिले नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, अब तो चपता ही नहीं है आजकल हमें। फिश स्टेक्स भी हैं। जापानीज हाँ, क्यूजीन में फिश हाँ, स्टेक्स fish होता है। steak। सैल्मन जो होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा। सुशी में टूना वगैरह हाँ, ये सब sushi चीज़ें में। यूज़ होती हैं। अच्छा जी, हाँ, थिक कर लेते हैं। हम इसमें अब कॉर्नफ्लोर ऐड करें इसकी थिकनेस के लिए। ज़्यादा थिक नहीं होगा, ठीक है, ऐसे तो कि पतला लाइक ही। एक प्यूरी बने, लाइक टोमेटो केचप टाइप भी नहीं कि वो बहुत थिक होता है। एक हल्की सी गोल्डन ब्राउनिश प्यूरी बनेगी जो हमारे स्टेक पे ऐड होगी। ये देखें। ओके, बस इतना ही थिक हमने जी। रखना है। इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे और इसको स्टेन कर लेंगे। दाने जी, अब आप बीफ की कटिंग भी कर सकते हैं। अब सिर्फ हमारी सर्विंग रहती है, ठीक है ना? बिल्कुल। सारी चीज़ें रेडी हैं और हम सर्व करेंगे तेरियाकी सॉस को। ये प्लेटर श्लैटर ज़रा निकालें, देखें ज़रा किस में करना है सर्व। बिल्कुल। और हम ब्रेक ले लेते हैं। ये रिकैप ब्रेक है, अगर आपको रेसिपी नोट करनी है तो ज़रूर नोट कर लीजिए। विल बी राइट बैक।
ब्राउन ओरियो ट्राइफल। अज्जा: दूध 2 से 4 कप, क्रीम 1 पैकेट, चीनी हस्बे जायका, वनीला कस्टर्ड पेस्ट 1 से 4 खाने के चमचे, ओरियो बिस्किट्स हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट चिप्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में 2 से 4 कप दूध, थोड़ी चीनी और वनीला कस्टर्ड पेस्ट अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें क्रीम शामिल करके ठंडा होने के लिए दूसरे बोल में डाल दें। फिर ओरियो बिस्किट को अच्छी तरह क्रश करके चॉकलेट चिप्स के साथ ड्रिजल कर दें। मैश पोटैटो। अज्जा: उबले आलू 1 से 2 अदद, जायफल पाउडर हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, क्रीम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लें, फिर इनमें नमक, जायफल पाउडर, काली मिर्च और क्रीम शामिल करके डिश आउट कर दें। बीफ तरियाकी स्टेक। अज्जा: बीफ 1 से 2 स्टेक के टुकड़े, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 से 5 अदद, काली मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 कप, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, एप्पल विनेगर 1 कप, ब्राउन शुगर हस्बे ज़रूरत, पानी 3 से 4 कप, अदरक 300 ग्राम, लहसुन 1 अदद, प्याज 300 ग्राम, कॉर्न स्टार्च 3 से 4 खाने के चमचे, लाल मिर्च 1 से 2 अदद, तिल गार्निश के लिए, सौते सब्जियों के लिए, गोभी हस्बे ज़रूरत, गाजर हस्बे ज़रूरत, आलू हस्बे ज़रूरत, जुकीनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बीफ स्टेक को नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर के साथ अच्छी तरह मैरिनेट कर लें। फिर एक पैन में पानी डालकर सोया सॉस, एप्पल विनेगर, अदरक, लहसुन, प्याज और मिर्च डालकर धीमी आंच पर 30 मिनट उबालें। उसके बाद मिक्सचर को दूसरे पैन में डाल दें। अब कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल के ब्राउन शुगर शामिल करें और सॉस गाढ़ी करने के लिए मिक्स कर लें। सौते सब्जियों के लिए एक पैन में तेल गरम करके सब्जियां डालें। फिर नमक, गार्लिक पाउडर, मिक्स हर्ब्स, काले मिर्च पाउडर डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। हाँ जी, आपने देख ली, रेसिपीज़ नोट कर ली, बनाइएगा ज़रूर। वो जो स्टेक लवर्स हैं, बीफ लवर्स हैं, वो ये रेसिपी बना सकते हैं। प्लस जो अच्छी चीज़ मुझे लगी, आपने तेरियाकी सॉस बनाना सिखाई और इसका बड़ा ही ऑर्गेनिक तरीका था। अब इतनी महंगी बॉटल आप लें तेरियाकी सॉस की, क्योंकि लोकल में वो बात नहीं आती, बाहर की ही लें, तो इतना महंगा क्यों, खुद बना लीजिए। आसान सी आपने ईमन सिखा दी लोगों को, और सौते वेजिटेबल्स के साथ आप सर्व करें। अब आप ये चिकन स्टेक के साथ भी बना सकते हैं यही तेरियाकी सॉस। आपने ऊपर से सेसमी सीड्स स्प्रिंकल किए हैं और बाकी मीठा इज़ रेडी। बस ये कि थोड़ा सा और चिल्ड होगा ना तो मज़ा भी आएगा। बट सिंपल सा मीठा था, ये बना सकते हैं, वेरी क्विक। बच्चों को मीठा खाने का या बड़ों को मीठा खाने का शौक हो रहा है, बना लो। तो अक्सर ये होता है कि हम जो है देसी स्टाइल पे जाते हैं, जैसे शाही टुकड़े, गुलाब जामुन, ये आपकी वेस्टर्न स्टाइल में आ जाता है। आप कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा, हमने जो इसमें डाला है ना वनीला आइसक्रीम पाउडर जी, और कस्टर्ड बनाया है, अगर हम उसी कस्टर्ड को फ्रीज कर दें तो क्या आइसक्रीम वाला फ्लेवर आएगा? जी, अगर आप उस पर लाइक कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें और आप उसके अंदर लाइक काफ़ी देर तक उसे लाइक ओवरनाइट रख दें, तो हम उसे आइसक्रीम भी जमा सकते हैं। वो आइसक्रीम की तरह आप एंजॉय करें उसको, हम उसे स्कूप पे जी जमा सकते हैं। वेरी नाइस। लेकिन इसके लिए हमें ओवरनाइट जो है वो रखना पड़ता है, फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो एमन, कैसा लगा आपको लाइवली वीकेंड्स में आके? बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। आप अभी कोई घर से तो कोई काम वाम ऐसा नहीं कर रही हो? जी नहीं, मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का जो रेस्टोरेंट तक महदूद रखा। घर से मुझे ऐसा लगता है कि जो शेफ़ लाइफ है, जितने वर्किंग आवर्स हमारे होते हैं, हम वो घर से नहीं कर सकते। सही है, हाँ। लेकिन मैं लाइक सैल्यूट करती हूँ उन वुमेन्स को जो अपना घर से होम बिजनेस कर रही है। ज़बरदस्त जी, बड़ी मेहनत करती हैं, घर भी संभाल रही हैं और पेज भी अपना रन कर रही हैं और आप लोगों के ऑर्डर्स भी ले रही हैं। बट थैंक यू सो मच एमन, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप आई, और एंड ऑल द बेस्ट टू यू। देखते हैं आपका कब जाना होता है बाहर, और ऐसा ना हो हम कहीं ट्रैवल कर रहे हों और एमन हमें नज़र आ जाए तो पहचान लेना। ठीक है जी, ये तो हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।